क्या आपने कभी रात में आसमान में ऊपर देखा है उस चांदी की डिस्क को जो सितारों के समुद्र के बीच लटकी हुई है, और सोचा है कि वहां खड़े होकर कैसा लगेगा उस शांत दूर की दुनिया से हमारी नीली पृथ्वी को वापस देखना। सदियों से यह सवाल हमारी कहानियों, हमारी कविताओं और हमारे गहरे सपनों में रहा है। क्या इंसान सचमुच चांद पर रह सकते हैं? क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन किताबों की एक कल्पना है, या यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हमारे बच्चे एक दिन देख सकते हैं? यह अब सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, यह इंसान की खोज की भावना के बारे में एक सवाल बन गया है। यह हमारे अंदर की उस जन्मजात इच्छा को बताता है कि जो असंभव लगता है उसे हासिल करें, अज्ञात में कदम रखें और उसे अपना बनाएं। एक लूनर कॉलोनी का विचार, किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर इंसानियत की एक छोटी सी चौकी, यह जर्नी सिर्फ एक झंडा लगाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे भविष्य के बीज बोने के बारे में है जिसे हम आज मुश्किल से समझ सकते हैं। इस सपने को अब पहले से कहीं ज्यादा जुनून के साथ पूरा किया जा रहा है। यह समझने के लिए कि क्या हम चांद पर रह सकते हैं, हमें पहले चांद को ही समझना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पूरी तरह से सन्नाटा हो, पत्तियों को सरसराने के लिए कोई हवा ना हो, ऊबड़ खाबड़ क्रेटर भरे हाईलैंड्स। लूनर दिन लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक चलता है। आप धूप वाली मिट्टी पर पानी उबलते देख सकते हैं, लेकिन लूनर रात भी लगभग 14 दिनों की होती है। बिना हवा के सुरक्षात्मक कंबल के चांद रेडिएशन के संपर्क में है। साथ ही माइक्रोमीटियोराइट्स लगातार खतरा बनते हैं। यहां कोई मौसम नहीं है, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं। दिन में भी आसमान स्याही जैसा काला, तारे तेज और स्थिर दिखते हैं। चांद की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की A6 है। आप 6 गुना ऊंचा कूद सकते हैं और बहुत हल्का महसूस कर सकते हैं। इसलिए चांद पर रहना मतलब प्रतिकूल वातावरण में जिंदा रहना। हम सिर्फ एक घर नहीं बना रहे, हम एक आत्मनिर्भर बुलबुला बना रहे हैं जो अत्यधिक तापमान से बचाएगा। चांद की सतह स्वागत योग्य नहीं है। यह शांत, प्राचीन और चुनीनतीपूर्ण है, और इसी कहानी में हम अपना अध्याय लिखना चाहते हैं। चांद को समझने की हमारी जर्नी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है, खासकर नासा और ISRO। यह सब मानवता के लिए एक बड़ी छलांग के साथ शुरू हुआ। नासा का अपोलो प्रोग्राम 1961 में नील आर्मस्ट्रांग ने लूनर सतह पर पहला कदम रखा। यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं था, यह पूरी मानवता का गहरा पल था। अपोलो मिशंस ने सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ही नहीं भेजा, बल्कि लगभग 400 किलोग्राम लूनर रॉक्स और मिट्टी भी वापस लाई। ये सैंपल्स साइंटिस्ट्स के लिए एक खजाना रहे हैं। 2009 में नासा ने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया। यह मिशन गेम चेंजर रहा, और यह अविश्वसनीय हाई रेजोल्यूशन मैप्स बना रहा है। LRO ने संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की। LRO ने रिसोर्सेज का मैप बनाया। 2008 में चंद्रयान 8 एक ऐतिहासिक सफलता थी। उसके एक उपकरण ने लूनर सतह पर पानी के अणु खोजे। इस खोज ने चांद की रहने की क्षमता के बारे में हमारा नजरिया बदल दिया। हाल ही में 2023 में चंद्रयान 3 ने बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, दोनों ने लूनर साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की। यह क्षेत्र ऐसा था जहां कोई देश पहले नहीं पहुंचा था। प्रत्येक मिशन पिछले पर आधारित है, एक सहयोगी मानव प्रयास। ये मिशंस सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये मानवता के पदचिह्न हैं। धीरे धीरे और सावधानी से एक नई सीमा पर अपना रास्ता बना रहे हैं। इसके पहले कि हम चांद पर एक शहर बनाने का सपना भी देख सकें, हमें 2 मूलभूत चीजें ढूंढनी होंगी। पानी, ऑक्सीजन। इनके बिना किसी भी लंबे समय तक मानव उपस्थिति असंभव है। इन मूलभूत आवश्यकताओं को पृथ्वी से ले जाना अविश्वसनीय रूप से महंगा है। इसलिए चांद पर पहले से मौजूद रिसोर्सेज को खोजने और उनका उपयोग करने की क्षमता, जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU के नाम से जाना जाता है, हमारे लूनर फ्यूचर को अनलॉक करने की कुंजी है। पानी सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। यह सिर्फ पीने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से हम पानी के अणुओं H2O को हाइड्रोजन में विभाजित कर सकते हैं और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए किया जा सकता है, जिससे लूनर हैबिटेट्स के अंदर एक सांस लेने योग्य एटमॉस्फेयर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग एक शक्तिशाली रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जा सकता है। इस लूनर पानी की तलाश हाल के मिशंस का एक केंद्रीय लक्ष्य रहा है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, ISRO के चंद्रयान 1 मिशन ने पानी के रासायनिक हस्ताक्षर का पता लगाया।
वैज्ञानिक अब मानते हैं कि पानी कई रूपों में मौजूद है। यह लूनर ध्रुवों पर स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर्स में बर्फ के रूप में फंसा हुआ है, जहां बिलियनों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में तापमान बर्फ को अनिश्चित काल तक संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कम है। इसी तरह ऑक्सीजन, जो वजन के हिसाब से लूनर रेगोलिथ का लगभग 45% है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसे अनलॉक किया जाना बाकी है। यह प्रक्रिया रासायनिक बंधों को तोड़ेगी और ऑक्सीजन को छोड़ेगी। चांद पर इन रिसोर्सेज को ढूंढना और निकालना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, यह मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो वैज्ञानिकों ने वास्तव में क्या पाया है? चांद पर पानी के सबूत अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह क्लेवर ऑब्जर्वेशंस और वन एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज की वजह से एक कंफर्म रियलिटी है। चंद्रयान 1 की शुरुआती खोज के बाद 2009 में नासा के एल्सरॉस मिशन ने एक और डायरेक्ट अप्रोच अपनाई। इसने जानबूझकर साउथ पोल के पास एक स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर में एक रॉकेट स्टेज को क्रैश किया। इसके पीछे उड़ रहा एक स्पेसक्राफ्ट ने इंपैक्ट से उड़े मलबे के प्लूम का एनालिसिस किया। रिजल्ट्स शानदार थे। प्लूम में काफी मात्रा में पानी का वाष्प बर्फ, जो इस बात का सीधा अकाट्य प्रमाण प्रदान करता है कि इन ठंडे अंधेरे क्रेटर्स में पानी की बर्फ मौजूद है। यह शुद्ध वैज्ञानिक खुशी का एक पल था। आगे के सबूत नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑन ऑर्बिटर या LRO जैसे उपकरणों से मिले हैं। अपने विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए LRO ने उन ध्रुवीय क्षेत्रों का मैप बनाया है जो बर्फ को रखने के लिए पर्याप्त ठंडे हैं। इसने हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता वाले स्थानों की पहचान करने के लिए एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर का भी उपयोग किया है, जो पानी की बर्फ की उपस्थिति का एक मजबूत संकेतक है। ये मैप्स भविष्य के मिशंस के लिए खजाने के मैप की तरह है। रोवर्स एस्ट्रोनॉट्स ड्रिल करने सैंपल लेने के लिए सबसे आशाजनक स्थानों की ओर इशारा करते हैं। हम अब जानते हैं कि जबकि चांद पृथ्वी पर किसी भी रेगिस्तान से ज्यादा सूखा है, इसके ध्रुवों में जमे हुए पानी के विशाल भंडार होने की संभावना है, संभावित रूप से लाखों टन। लूनर मिट्टी के भीतर बंद ऑक्सीजन की खोज उतनी ही रोमांचक है। पृथ्वी पर प्रयोगशाला प्रयोगों, अपोलो सैंपल्स से बनाए गए सिमुलेटेड लूनर रेगोलिथ का उपयोग करके यह साबित कर दिया है कि हम इस ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी एक प्रोटोटाइप रियोनेटर का नेतृत्व कर रही है, जो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए रेगोलिथ को बहुत उच्च तापमान पर गर्म करता है। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि यह एक व्यवहार्य टेक्नोलॉजी है। संभावना बहुत बड़ी है। यह अनुमान लगाया गया है कि लूनर सतह के शीर्ष 10 मीटर में पृथ्वी पर सभी 8 अरब लोगों को 1 लाख साल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। इन खोजों ने चांद के हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है। एक बंजर, मृत चट्टान से मूल्यवान रिसोर्सेज वाली एक गतिशील दुनिया में हम अब सिर्फ धूल और क्रेटर्स को नहीं देख रहे हैं। पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और ब्रह्मांड में अपनी यात्रा को शक्ति देने के लिए ईंधन खोज की ये फुसफुसाहट कार्रवाई के लिए एक तेज और स्पष्ट आह्वान बन गई है, जो हमें वापस जाने, इन रिसोर्स रिच क्षेत्रों का पता लगाने और दूसरी दुनिया पर जमीन पर रहना सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। पानी और ऑक्सीजन की उम्मीद के बावजूद चांद पर एक परमानेंट सेटलमेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है। पहली बड़ी मुश्किल रेडिएशन है। मैग्नेटिक फील्ड या घने एटमॉस्फेयर के बिना चांद पर खतरनाक कॉस्मिक किरणें और सोलर पार्टिकल इवेंट्स आते रहते हैं। इस रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए किसी भी लूनर हैबिटेट को भारी शील्डिंग की जरूरत होगी। एक और महत्वपूर्ण चुनिंटी लूनर डस्ट या रेगोलिथ है। यह पृथ्वी की धूल जैसी नहीं है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोर्स्ड है और हर चीज से चिपक जाती है। स्पेससूट्स, इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने इसे बड़ी परेशानी पाया था। फिर स्ट्रक्चर्स को खुद बनाने का मुद्दा है। पृथ्वी से सभी बिल्डिंग मटेरियल्स ले जाना संभव नहीं। इसका समाधान लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल है। लूनर रेगोलिथ को कच्चे माल के रूप में 3D प्रिंटिंग से बदलने के 1 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक 3D प्रिंटिंग रोवर रेगोलिथ से हैबिटेट बना रहा है। ह्यूमन फैक्टर भी बड़ा है। घर से दूर, छोटी जगह में रहना लगातार तनाव देगा। सही मनोवैज्ञानिक लचीलेपन वाले एस्ट्रोनॉट्स का चयन जरूरी होगा। हमें क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, जो हवा पानी कचरे को लगभग पूर्ण दक्षता से रिसाइकल कर सके। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स से लूनर ग्रीनहाउस में भोजन उगाना जरूरी होगा। इन चुनी नीतियों के लिए नवाचार, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
चांद की खोज का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल और रोमांचक है। हम एक नए युग की शुरुआत में खड़े हैं, एक स्पष्ट रोड मैप जो हमें चांद पर वापस ले जा रहा है, इस बार रहने के लिए। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस प्रयास में सबसे आगे है। आर्टेमिस मिशंस सतह पर एक बेस कैंप बनाएंगे, शायद रिसोर्स रिच साउथ पोल के पास, और लूनर ऑर्बिट में एक छोटा स्पेस स्टेशन गेटवे। आईएसआरओ भी चंद्रयान 3 की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी फॉलो अप मिशंस की योजना बना रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ मिलकर लूपेक्स नामक मिशन का लक्ष्य साउथ पोल पर एक अधिक एडवांस्ड रोवर भेजना है। टाइमलाइन महत्वाकांक्षी लेकिन संभावित है। आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य इस दशक के भीतर एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना है। निष्कर्ष में सवाल अब यह नहीं है कि क्या इंसान चांद पर रह सकते हैं, बल्कि कब और कैसे। वैज्ञानिक खोजों ने हमें उम्मीद दी है, यह दिखाते हुए कि हमें जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वे वहां हैं। अगर आपको ब्रह्मांड के माध्यम से यह यात्रा जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। आपकी जिज्ञासा हमारी कहानी कहने को बढ़ावा देती है। धन्यवाद।